चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। शुरू किया जाए। चल रहा, होली आ गया, होली का तैयारी चल रहा। और स्टूडेंट सब कहाँ चला गया? होली है, रमजान है, ईद है। देखो, इस सबसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि जो फेस्टिवल्स है वो लाइफ टाइम होते रहेगा। मान लो जिस ईयर में तुम्हारा प्रिपरेशन है, अगर ऐसा टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो टीचर्स लोग का तो हर साल होली, दिवाली, ये सब में मान लो कि जिस बैच का है वो बैच तो आजाद हो जाएगा। कल को डॉक्टर बन गया, होली मनाते रहेगा, ईद रमजान सब मनाते रहेगा। लेकिन टीचर लोग हर साल फिर अगले साल आएगा। तो ये पार्ट होता है प्रोसेस का, तो उससे घबराना नहीं है। अपना जो काम है उस पर लगे रहना है। देखो, एक बात मेरा मतलब ये है कि मैंने गेट एग्जाम दिया था तो मुझे रनिंग ईयर में 826 रैंक आया था। जिस साल मैंने बीटेक किया था उस साल दोबारा तैयारी किया, कभी फिर 826 नहीं आया। 2 बार तैयारी किया, एक बार 1200 आया, एक बार तो और ऐसे ही बैठ गया तो 5600 चला गया रैंक। तो उसके बाद उसका तैयारी भी छोड़ दिया। 826 भी ठीक ठाक रैंक था, मुझे उस समय एमटेक मिल गया था, बट ऐसे ही टेस्ट के लिए और दे रहा था। पीएचडी के समय दिया था तो बहुत कम हो गया। जो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए रनिंग ईयर जो होता है वो गोल्डन टाइम होता है कि जिस साल में आप हैं, आपने +2 पास किया है, उससे अच्छा समय शायद ही आए। इन सम केसेस जिसका मान लो रनिंग ईयर में प्रिपरेशन उस स्टेज में है कि जिस भी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, मान लो जनरल से नीट कोई क्वालिफाई करना चाहता है, अगर रनिंग ईयर में उसका 500 नंबर आ रहा है तो मे भी नेक्स्ट ईयर में वो 600 ले आएगा। ये बात गारंटीड है कि जो 500 लाया है तो वही लोग 600 ला सकता है। किसी का अगर मान लो रनिंग ईयर में पता चला कि भाई 300 आया है, अपीयरिंग में 300 मार्क्स आया है और अगले साल उसको 600 करना है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए रनिंग ईयर में फुल पोटेंशियल है। इस साल के अटेम्प्ट को बहुत ही सीरियस से देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ चलो भाई बैठ जाते हैं अगला साल के भरोसे, ऐसे बैठ के नहीं सोचना है। और सबसे बड़ा बात यह है कि सबसे बड़ा मनी है टाइम। मान लो अगर 1 साल तुमको डॉक्टर बनने में 1 साल का लेट हो गया तो डॉक्टर वगैरह बनेगा कमिन। डॉक्टर वगैरह बनोगे तो मिनिमम पैकेज मान लो अगर 12 लाख का भी 1 साल में कमा रहे हैं तो 12 लाख का लॉस हो जाएगा। अगर 1 साल लेट से डॉक्टर बनते हैं कमिन, तो अगर 1 साल लेट से डॉक्टर बनते हैं तो 12 लाख का लॉस हो जाएगा। इसीलिए रनिंग ईयर में ही क्वालिफाई करना है, ये टारगेट लेके चलना है। बाकी जो फेस्टिवल्स वगैरह है वो पहले भी आए हैं, आगे भी आएगा, और कुछ एक सर्टेन एज आ जाएगा, उसके बाद देखोगे कि फेस्टिवल वगैरह में कुछ बचा नहीं है कि वो उसके बाद पता चलेगा। जैसे मान लीजिए होली होता है, अब हम लोग को लगता है कि बच्चे वगैरह का ही होली होता है, बड़े लोगों का बस पैसा खर्चा होता है फेस्टिवल में और कुछ नहीं होता है। वैसे ही मान लीजिए कल को आपको ईद वगैरह में भी रियलाइजेशन होगा कि बच्चों का ही ईद है, हम लोग का तो बस पैसा खर्चा हो रहा है, बड़े लोगों का। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि आप रनिंग ईयर में फेस्टिवल वगैरह को भूलते हुए आपका जो काम है अराउंड में क्या हो रहा है उसको भूलते हुए फोकस कीजिए कि इसी साल नीट निकल जाए तो बहुत ज्यादा पैसा बच जाएगा। ये मत सोचो 1 साल का फीस, ये सोचो कि डॉक्टर बन गए जितना जल्दी उतना लाख रुपया, 10 से 12 लाख रुपया साल का लॉस हो जाएगा अगर लेट से बने तो चलिए इससे आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे थे किसको, एरर प्रोपेगेशन को। तो एरर प्रोपेगेशन में देखिए ऑलरेडी बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए क्या बोल रहा है कि इफ द परसेंटेज एरर, की परसेंटेज एरर जो है किसमें, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम is 2% and the error in measurement of time period is 1%, then the error in measurement of acceleration due to gravity, कि मान लीजिए अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका अगर हमको किसी जगह पे क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, तो जो सबसे आसान प्रोसेस होता है वो होता है क्या, जो सबसे आसान प्रोसेस होता है वो होता है यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम, कि यहां पे स्मॉल जी का वैल्यू क्या है उसको आप मेजर कर सकते हैं सिर्फ एक
थ्रेड ले लीजिए, उसमें एक इसको बॉब बोला जाता है जो नीचे मास हैंग कर रहा होता है। अगर थ्रेड का लेंथ L है तो हम लोग सिंपल पेंडुलम में बोलते हैं कि यहां आके इसको छोड़ दीजिए। अगर यहां आके इसको छोड़ देंगे तो एक बार ये अपने मीन पोजीशन पे बाहर आएगा, तो ये ऐसा वापस आया और फिर वापस आके ऐसा गया। इसको एक साइकिल हम लोग बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड T है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि टाइम पीरियड T का फॉर्मूला जो होता है वो 2 पाई इंटू L/G इसके बराबर ऐसा होता है। अब देखिए यहां से दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई LG ऐसा होना चाहिए। तो हमको G का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो किसी भी प्लेस पे सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का निकालने का वो ऐसा है। जो हम लोग एरर प्रोपेगेशन में बोलते थे कि अगर L में ही एरर है, T में ही एरर है, तो G में तो वो एरर पक्का रिफ्लेक्ट होगा। तो हम लोगों ने बोला था कि कांस्टेंट वगैरह का एरर प्रोपेगेशन में कोई रोल नहीं होता है। तो द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ G किसके बराबर होना चाहिए, तो बोला गया था पावर। देखिए तो L का पावर तो 1 के बराबर है, तो 1 इंटू डेल्टा L/L इसके बराबर होना चाहिए। और T का पावर देखिए किसके बराबर है, 2 के बराबर है, तो 2 इंटू डेल्टा T/T इसके बराबर होना चाहिए। प्रॉब्लम में तो बोला ही है कि लेंथ के मेजरमेंट में 2% का एरर है, तो ये 2% हो गया। इंटू टाइम के मेजरमेंट में देखिए 1% का एरर है, तो 2 इंटू ये 1% है, तो टोटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होगा, 4% का एरर होगा। कि यहां जो टोटल एरर होना चाहिए वो किसके बराबर, वो 4% के बराबर ऐसा होना चाहिए। चलिए इसको समझते हुए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन लिखिए, क्या बोला जा रहा है कि इफ अ सिलेंड्रिकल रॉड has mass 2 plus minus 0.02 gram, radius 3 plus 0.06 mm and length of 4 plus minus 0.01 mm, then the percentage error in the calculation of the density, कि बोल रहा है आगे जाके कि डेंसिटी के कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर कितना है उसको बताने के लिए। तो देखिए हम लोगों ने यही बोला था कि 2 तरीके का बात होता है कि अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन है, तो एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन में बोला गया था कि एरर के वैल्यू को जोड़ा जाता है। कि यहां पे देखिए ये एरर का वैल्यू है कि 3 में 0.06 mm का एरर हो सकता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर का वैल्यू को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। लेकिन अगला में क्या बोला गया था कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में अगर एरर निकालना है कि कितना का एरर होगा, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में एरर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, यहां पे आपको परसेंटेज एरर को क्या किया जाएगा, परसेंटेज एरर को ऐड किया जाएगा। कि इनको जोड़ने या गुना करने से कोई फायदा नहीं है। यहां पे देखिए अगर मान लो एक सिलेंड्रिकल रॉड इस तरीके का है, तो सिलेंड्रिकल रॉड के लिए तो हम लोग जानते ही हैं कि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो स्फीयर होता तो सीधे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता, बट सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम तो उसके रेडियस को भी मेजर करना पड़ेगा, और क्या बोला जा रहा है उसके आपको हाइट या लेंथ जो भी बोले उसको भी मेजर करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए अगर इसमें एरर चाहिए तो डेल्टा रो बाय रो
तो इसमें एरर अगर चाहिए तो सबसे पहले किसमें कि मास का पावर 1 है, तो अगर मास में एरर है तो वो एरर डेंसिटी में आएगा। पाई जो नीचे में है उसका कोई रोल नहीं है, और एरर में बोला जाता है चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, एरर को हमेशा क्या करना है, जोड़ना ही है। तो आर स्क्वायर का पावर 2 है तो 2 पीछे आ गया, प्लस एच का पावर भी 1 है तो 1 इंटू डेल्टा एच बाई एच इसके बराबर ऐसे आ गया। अब यहां पे हम लोगों को अगर यहां पे डेल्टा एम बाई एम चाहिए तो परसेंटेज में ही निकाल देते हैं, तो डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 अगर ऐसा कीजिएगा तो पहला वाले में देखो 0.02 बाई 2 इंटू 100, तो टोटल कितना परसेंटेज का एरर है, तो मास के मेजरमेंट में 1% का एरर है। सिमिलरली अगर रेडियस के मेजरमेंट में देखेंगे तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, तो डेल्टा आर में एरर कितना 0.06 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, तो रेडियस में देखिए 2% का एरर है। तीसरा जो है हाइट में या लेंथ में जो भी बोलते हैं कि डेल्टा एच बाई एच इंटू 100, अगर यहां पे एरर निकालेंगे तो यहां पे जो अगला में एरर होना चाहिए वो किसके बराबर परसेंटेज एरर, तो डेल्टा एच में देखिए 0.01 डिवाइडेड बाई 4 इंटू कितना हो रहा है 100, तो 1/4 कितना के बराबर, तो 0.25 के बराबर। तो ये सभी में अगर एरर एक बार हमको निकल गया तो सबको जोड़ दीजिए। मास में एरर है 1% तो 1 जुड़ा, रेडियस में एरर है 2% तो उसका पावर भी 2 है कंट्रीब्यूशन, तो 2% हो गया। और इसमें हाइट एक ही बार है तो हाइट में एरर कितना है 0.25, इन सबको जोड़ दीजिएगा तो 4 + 5 हो जाएगा 5.25% का देखिए टोटल एरर डेंसिटी में आया। तो अगर कभी मल्टीप्लिकेशन हो एरर का वैल्यू दे दे तो यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको, अगर एरर का वैल्यू दे रहा है तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। एडिशन वगैरह में वैल्यू दे दे तो सीधे कर लेंगे, एडिशन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे एरर को जोड़ दिया जाता है, बट यहां पे परसेंटेज एरर जुड़ेगा। तो ये एरर एनालिसिस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा फॉर्मूला होता है, उसमें दिया रहेगा तो रिपीटेडली क्वेश्चन उतना करने का कोई मीनिंग नहीं है। आप कहीं देखेंगे कोई भी वर्कबुक में तो आपको मिल जाएगा। जैसे ये भी बहुत फेमसली पूछा जाता है कि हीट जो डेसिपेटेड होता है किसी रजिस्टर के अंदर में वो I² RT इसके बराबर पढ़े होंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसको बोलते हैं। तो यही बोलेगा परसेंटेज एरर I में इतना है, R में इतना है, T में बताइए। तो ये सब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि डेल्टा एच बाई एच इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा आई बाई आई प्लस किसके बराबर, प्लस यहां पे डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा टी बाई टी। इस तरीके से तीनों का एरर का जो होगा वो योगदान होगा किसमें, वो योगदान होगा टोटल हीट प्रोड्यूस में। तो इस तरीके का कोई सा भी फॉर्मूला बन जाए, पहले भी देखे हैं, जैसे ये सब में लगा के तो ऑलरेडी क्वेश्चन किया गया था कल, V इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, के इक्वल टू ½ mv²। तो एक बार अगर हमको फॉर्मूला पता है, रिलेवेंट क्वांटिटीज में एरर पता है, तो आराम से हम टोटल एरर बता सकते हैं। और अगर बीच में कहीं कोई कांस्टेंट इन्वॉल्व हो जाए तो कांस्टेंट वगैरह का एरर में कोई योगदान नहीं होता है, एरर एज इट इज रहता है। तो ये यहां पे ऐसा बात था। चलिए अगला जो हम लोगों को इंपॉर्टेंट बात पढ़ना है एरर के बाद, वो है आपका क्या, वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या सब हम लोगों को इंपॉर्टेंट है, पहला तो इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर निकालना कि सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या क्या है। फिर अगेन जैसे पहले आपने देखा कि एरर निकालना कैसे है, मीन एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, ये आपने निकालना सीखा। फिर समझा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एरर कैसे प्रोपेगेट करता है। फिर आपने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर कैसे प्रोपेगेट करता है। यहां पे भी यही बात है कि शुरुआत में आपको समझना है कि सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट कर कैसे करते हैं। फिर समझना है एडिशन ऑपरेशन के आउटपुट का कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। मान लीजिए 5.2 प्लस 6.25 इसको जोड़ रहे हैं, तो जो आउटपुट होगा वो कितना सिग्निफिकेंट फिगर रखेगा। इस तरीके का ऑपरेशन आपको सीखना है कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर आउटपुट का होगा। अगला क्या समझना है
कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में कैसे आउटपुट का सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर का बहुत सिंपल मतलब है कि नंबर ऑफ डिजिट्स रिलायबली नोन इन अ नंबर is called significant figure। इसी को हम लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मान लो कहीं 5.3 लिखा हुआ है तो हमको पता है कि ये 5.3 है। अब इससे ज्यादा नहीं पता कि 5.3 के बाद 5.32 है कि 5.34 है, ये हमको नहीं पता। 3 की 30 है, ये भी नहीं पता। तो हमको कितना तक पता है? यही तक पता है। यही कहने का मतलब हुआ। इसमें देखिए 3 डिजिट तक पता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का 4 नियम होता है, उसको अगर याद कर ले तो आप कहीं भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या बता सकते हो। पहला तो रूल ये है कि ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। कि अगर कोई सा भी नॉन जीरो है, जैसे 1 2 5 7 8 9, ये सब का गिनती होना ही होना है। नॉन जीरो में सिग्निफिकेंट का दिक्कत ही नहीं है, सारा खेल जीरो का है। तो देखिए दूसरा क्या बोला जाएगा, ऑल द जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अगर कोई जीरो है वो बीच में आ गया तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 103, ये जीरो बीच में है तो ये जीरो का गिनती होना ही होना है। कहीं पे है 2.03, ये जीरो बीच में है, इसका गिनती होना ही होना है। कि अगर जीरो बीच में है, जैसे 1 और 3 तो गिनती हो ही रहा है, वो तो पहला ही नियम बोल दिया कि जो नॉन जीरो है उनके गिनती में कोई समस्या ही नहीं है, वो ऑलवेज शामिल है गिनती में। जीरो के ऊपर ही सारा डिस्कशन होगा इसके बाद से। तो बीच वाले जीरो में कोई समस्या नहीं है। अगला क्या बोला जाता है कि ऑल द लीडिंग जीरो। अगर जीरो, वैसे भी आप याद रखिए कि पीछे जीरो लगाने से कोई फायदा नहीं है, कितना भी जीरो पीछे लगा दीजिए, आगे लगे तो कुछ एडवांटेज होगा। कि ऑल द लीडिंग जीरो दैट इज इन द बिगिनिंग ऑफ नंबर आर नॉन सिग्निफिकेंट। शुरुआत में आप कितना भी जीरो लगा दीजिए, वो क्या है, वो नॉन सिग्निफिकेंट है जब तक एक नॉन जीरो ना आ जाए। जैसे 003, इसमें कोई पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। कोई बोले 0.03, इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। कि जब तक नॉन जीरो ना आ जाए, उससे पहले का जितना भी जीरो है उनकी गिनती का कोई मतलब नहीं बनता है। ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट हुए। बीच वाले जीरो सिग्निफिकेंट है, शुरू वाले जीरो चाहे डेसिमल के बाद हो, कैसे भी हो, शुरू वाले जीरो का कोई गिनती नहीं है। जो अंत वाले जीरो हैं उनके लिए 2 नियम है। जो अंत वाले जीरो है उनके लिए 2 नियम है। कहने का मतलब उसको बोला जाता है, जो अंत में होते हैं उसको ट्रेलिंग जीरो बोला जाता है। कि ट्रेलिंग जीरो दैट इज एट एंड्स। पहला इसमें क्या होगा, आर सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल। ये सिग्निफिकेंट है आफ्टर डेसिमल, नॉट सिग्निफिकेंट इफ विदाउट डेसिमल। देखिए लास्ट वाले को समझना है कि अभी तक का सारा रूल सीधा सीधा ही था। बीच वाला जीरो ऑलवेज गिनती है, शुरू का जीरो का कोई गिनती नहीं है। सबसे लास्ट वाले रूल को अब समझने का कोशिश करते हैं। तो इसके लिए 4th नंबर के लिए एग्जाम्पल यहां पे लिख दे रहा हूं। देखिए अगर 1030 है, 1030 है,
1 और 3 का तो ऑलवेज गिनती है, ये बीच वाला जीरो है इसकी भी गिनती हो जाएगी, लास्ट जीरो का गिनती नहीं होगा, क्योंकि इसके पास कितना माना जाएगा, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाला जीरो दशमलव के बाद नहीं है। इसी को अगर कोई ऐसे लिख दे 103.0, वो दशमलव के बाद जीरो है ना, यहां पे देखिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें माना जाएगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर का रूल में पहला सबसे आसान, नॉन जीरो का गिनती ऑलवेज होना है। दूसरा, बीच का जीरो का गिनती ऑलवेज होना है। तीसरा, शुरू का जीरो का गिनती कभी नहीं होना है जब तक एक नॉन जीरो ना आ जाए। सबसे लास्ट, अगर लास्ट का जीरो आफ्टर डेसिमल है तो उसकी गिनती करना है, और लास्ट का जीरो अगर आफ्टर डेसिमल ना हो के ऐसे हो तो उसका गिनती नहीं करना है। यही चारों का यूज करके कहीं भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताया जा सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं और इसमें बताइएगा कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की संख्या कितना है। तो 1070320, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। 1.0702, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। उसके बाद अगला नंबर जो है 0.3020, इसमें कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ये बताइए। 0.00320, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये बताइए। 1.05020, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लगभग सारा रूल का गिनती हो जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले पहला में आते हैं, 1 का गिनती होना ही है, 7 का गिनती होना ही है, 3 का होना ही है, 2 का होना ही है, ये चारों में कोई समस्या नहीं है। ये वाला बीच वाला जीरो है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। ये बीच वाला जीरो है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब सबसे लास्ट में ये वाला जीरो देखिए, उसकी गिनती नहीं होगी क्योंकि वो जीरो अंत में है और यहां पे डेसिमल नहीं है। तो 2 2 4 2 6, टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर आया, तो 6 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके पास थे। चलिए अगला नंबर में देखिए, तो 1.0702, तो यहां पे देखो 1 की गिनती होनी ही है, 7 और 2 की गिनती होनी ही है। ये दोनों जीरो तो बीच में है तो उनकी गिनती होनी ही है। टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स आया, टोटल इस नंबर में देखिएगा तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स इस तरीके से आ रहा है। चलिए अगला वाले में देखिए, तो 3 और 2 का गिनती होना ही है। ये जीरो तो बीच का जीरो है, उसकी भी गिनती होना है, और ये जो जीरो लाई कर रहा है वो आफ्टर डेसिमल वाले में लाई कर रहा है तो उसकी भी गिनती हो जानी है। तो टोटल इसके पास कितना है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहां पे देखिए जब तक कोई नॉन जीरो ना आ जाए तो इन तीनों का गिनती नहीं होना है, कि पहले जब तक नॉन जीरो ना दिखे पीछे में आप कितना भी लगा देते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहां पे देखिए 3 2 ये है और लास्ट वाला जीरो अगर आफ्टर डेसिमल है तो उसकी गिनती होना है। तो यहां पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे हो रहा है। यहां पे देखिए इसकी और इसकी तो होनी ही है, ये दोनों बीच वाले जीरो हैं उनको भी कोई समस्या नहीं है, ये 2 का भी हो रहा है, और ये जीरो जो लास्ट में है वो अगर आफ्टर डेसिमल फॉल कर रहा है तो उसकी भी गिनती होना है। तो यहां भी देखिए कितना 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बस 4 ही रूल था। पहला रूल नॉन जीरो काउंट है, उसमें कोई याद ही रखने वाली बात नहीं है। बीच वाला जीरो ऑलवेज काउंट है, याद रखने वाली बात ही नहीं है। शुरू के जीरो का ऐसे सामान्य जीवन में भी शुरू में अगर कोई लगा दे कि आपको 100 रुपया दे रहे हैं या 100 रुपया दे रहे हैं, शुरू के जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, इसीलिए यहां पे भी कोई महत्व नहीं है। और लास्ट के जीरो में थोड़ा सा बात है कि डेसिमल के बाद है तो महत्व है, डेसिमल नहीं है तो कोई महत्व नहीं है, जैसे इसका यहां पे कोई महत्व नहीं था। अगर इन चारों रूल को याद रखते हैं तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन माना जाएगा कि डायरेक्टली सिग्निफिकेंट फिगर पूछ ले। आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो यहां पे डालिए। अब अगला बात जो देखना है वो क्या देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए यहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बस एक हार्ड एंड फास्ट रूल ये है कि आफ्टर डेसिमल ही देखना है, कि यहां पे क्या बोला जाता है
कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल इज गिवन टू द आउटपुट, कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आफ्टर डेसिमल होगा वही आउटपुट को क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। यहां पे एक चीज होता है, तो आप एक बात बहुत पहले पढ़े होंगे कि उसको बोला जाता है राउंड ऑफ, कि कहीं भी राउंड ऑफ किया जाता है तो राउंड ऑफ में मान लीजिए 1.57 है, मान लीजिए 1 पॉइंट, एग्जाम्पल से ही समझते हैं उतना रूल को, ये सब बात पहले से आप जानते हैं कि 1.57 को मान लो किसी ने कहा 2 डिजिट तक लाओ, तो 1.57 को 2 डिजिट तक लाने के लिए अगर मान लो 7 को हटाना है, वो मोर देन 5 होता है, तो पीछे वाले में एक ऐड कर दिया जाता है, तो ये 2 डिजिट तक आंसर क्या हुआ, 1.6 के बराबर। यहीं पे देखिए अगर 1.54 होता, इसको बोला जाता कि भाई इसको 2 डिजिट तक काटो, इसको 2 डिजिट तक लेके आओ, तो यहां पे हम लोग जानते हैं आंसर क्या होगा, 1.5 होगा। तो यहां पे हम लोग क्या बोला जाता है कि जिसको हटाया जाना है अगर मोर देन 5 होता है, तो ये रूल आप पहले से जानते होंगे कि 5 या मोर देन 5 हो तो क्या किया जाता है, ऐड 1 टू प्रीवियस डिजिट, कि जहां से काटा जा रहा है, जिसको हटाया जा रहा है, अगर वो मोर देन या इक्वल टू 5 हो तो 1 पीछे वाले डिजिट को ऐड करके ऐसे राउंड ऑफ किया जाता है, कि जरूरत पड़ेगा अभी जब क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पे देखिए अगर लेस देन 5 है तो लेस देन 5 में क्या किया जाता है कि लेस देन 5 में हम लोग जानते हैं कीप द प्रीवियस डिजिट एज इट इज, कि जो प्रीवियस वाला डिजिट होता है उसको क्या करना है, एज इट इज छोड़ देना है, कि प्रीवियस डिजिट के साथ यहां पे कुछ नहीं करना है। तो ये राउंडिंग ऑफ का नियम 9-10 में क्लास में पढ़ाया जाता है, मैथ वगैरह में, कि राउंड ऑफ करने में अगर 5 से ज्यादा हो, जिसको काटा जा रहा है, जहां से काटा जा रहा है, तो पीछे वाले को 1 दे दिया जाता है। सोच के ही लगता है कि 1.57 इज मोर क्लोज टू 1.6 एंड 1.54 इज मोर क्लोज टू क्या, 1.5। तो ये यही इसका पर्पस है, ये राउंड ऑफ करने का। तो राउंड ऑफ का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए राउंड ऑफ बताया जा रहा है। बाकी आफ्टर डेसिमल आप देखिए मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, और उसी को आपको क्या करना है, आउटपुट में भेजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी आधार पे। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ a इक्वल टू 6.25 एंड b इक्वल टू 6.2 देन राइट a plus b with proper significant figures। यहां पे एडिशन नहीं आपसे पूछा गया है। पहला बोला जा रहा होना जो चाहिए 12.45 इसके बराबर होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है कि जो वैल्यू होना चाहिए वो 12.5 इसके बराबर होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है जो वैल्यू होना चाहिए वो केवल और केवल 12 के बराबर होना चाहिए। सबसे लास्ट बोला जा रहा है जो वैल्यू होना चाहिए वो 12.4 के बराबर होना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए। यहां पे देखो नंबर्स में कितना सिग्निफिकेंट है ये नहीं देखना है, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला है, ये 2 वाला है, ये नियम से आप जानते हो। मान लो अगर आप जोड़ने के लिए आए 6.25 में 6.2 जोड़ना है तो इसके बाद तो 0 लिखना ही पड़ेगा कि 6.2 का मतलब 6.20 हुआ। इन दोनों को आपने जोड़ लिया तो ये यहां पे 5 हुआ, ये यहां पे 4 हुआ और ये यहां पे 12 हुआ। दशमलव से पहले क्या हुआ उसको कुछ नहीं लेना देना है। अब यहां पे देखिए इन दोनों में 6.25 में क्या है
तो 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल है, कि इसमें 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल है, और 6.20 तो मैंने बनाया है जोड़ने के लिए, नंबर तो मुझे 6.2 ही मिला था, तो 6.2 में जो है वो है 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो यहां पे देखो दोनों में से किसके पास कम डिजिट है आफ्टर डेसिमल, तो दोनों में से आप देखोगे कि आफ्टर डेसिमल जो कम डिजिट वाला नंबर है वो क्या है, आफ्टर डेसिमल वाला ये है। तो आउटपुट को क्या मिलेगा, आउटपुट को मिलेगा 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, कि जो सबसे कम वाला होगा उसका जो आफ्टर डेसिमल डिजिट होगा, यहां पे थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना है, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आसान होगा, यही थोड़ा सा ये है। अब यहां पे देखिए 12.45 हो गया, तो 12.45 ये तो मेरा आउटपुट है, पता है, बट हम ये रिपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल को फॉलो करते हैं तो इसके पास केवल और केवल 1 डिजिट आफ्टर क्या बचना चाहिए, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल बचना चाहिए। तो अगर इसके पास केवल 1 डिजिट हो आफ्टर डेसिमल, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल लाने के लिए अगर इसको देखेंगे तो आप किसको ट्रंकेट कर रहे हैं, 5 को काटा जाना है, 5 या 5 से ज्यादा हो तो पीछे वाले डिजिट को क्या बोला गया है, 1 भेज दीजिए। यहां पे देखिए प्रॉपर आउटपुट जो है, सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा 12.5। तो इसी बात का ध्यान रखा जाना है, एक हो एक से ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता है, जो आउटपुट है उसमें उतना ही डेसिमल के बाद नंबर बचेगा जो मिनिमम हो, किसमें, जो मिनिमम होगा वन ऑफ द इनपुट में, यही जो मिनिमम इनपुट वाला है उसी को देखना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, उसमें बताइए क्या होना चाहिए, इसको हटा के write the value of 8.632 plus 18.25 plus 6.32 with proper significant figures। तो कुछ नहीं करना है, पहले जोड़ लेना है, जोड़ का काम पहले कर लेना है। मान लीजिए यहां पे अगर हम लोग पहले जोड़ने के लिए आते हैं तो जो भी कुछ रैंडम नंबर्स हैं 8.632 इसको लिख दिया गया, ये 18.25 को भी क्या किया गया, लिख दिया गया, कुछ नहीं है तो जोड़ने के लिए लास्ट में 0 तो लिखना ही पड़ेगा। फिर यहां पे देखिए 6.32 इसके पास भी कुछ नहीं है तो जोड़ने के लिए बस हमने 0 लिख दिया कि 3 डिजिट तक जुड़ना है। तो यहां से देखिए अब जोड़ने का काम शुरू कीजिए, तो यहां पे 2 बच गया, 5 3 8 2 10, तो यहां पे क्या बच गया, 0 बच गया। यहां पे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 में 1 जोड़िएगा तो ये देखिए 12 हो गया, यहां पे भी ऐसा बचा। 8 8 16 प्लस 6 22 प्लस 1 23 के बराबर ये ऐसा हो गया, 23 का यहां पे 2 बचा तो ये इसमें जुड़ गया, तो कितना के बराबर बचा, हो गया 23 का 2 बचा, सही है। एडिशन में जो भी है एडिशन तो कर ही लेंगे। अब देखिए अब हमारे पास आउटपुट क्या है, 33.202, ये जोड़ने से इतना आया है, ये एग्जाम में पहला ऑप्शन यही रहेगा। अब हम लोगों को ये देखिए, ये आया जो है इसमें 5 सिग्निफिकेंट है, इनपुट में इसमें कितना है, 4 है, इसमें 4 है, इसमें कितना के बराबर है, इसमें आपका इतना के बराबर है, जो भी कुछ हमको वैल्यू दिया है। अब देखिए यहां पे चेक कीजिए तो पहला इनपुट के पास 3 आफ्टर डेसिमल है, सबसे ज्यादा इसके पास है 3 आफ्टर डेसिमल है। दूसरा वाले को देखिएगा तो 18.25 के पास 2 आफ्टर डेसिमल है। 6.32 को देखिए तो इसके पास भी 2 आफ्टर डेसिमल है। तो हमको पता है कि जो आउटपुट होना चाहिए, जिंदा कितना बचना चाहिए,
2 आफ्टर डेसिमल ही अलाउ होगा, क्योंकि जो इनपुट में सबसे कम वाला हो आफ्टर डेसिमल, ये दोनों कम वाला था, दोनों का 2-2 था, कोई 1 वाला होता तो 1 तक काटना पड़ता। अब ये ऐसा हो गया। अब देखिए हटाना किसको है, तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक है। अब की बार जिसको उड़ाना है वो तो 5 से कम है, अब की बार जिसको उड़ाना है वो तो 5 से कम है, तो 5 से कम है तो पीछे वाले को कोई परिवर्तन नहीं होना है। देखिए 33.20 ये आंसर होना चाहिए। तो बस एक रूल एक बार अगर याद हो गया तो ऑपरेशंस कितना भी क्वेश्चन कर ले फर्क नहीं पड़ता है। बस ये याद रखना है कि जो इनपुट में क्या है, जो इनपुट में मिनिमम आफ्टर डेसिमल कि जो मिनिमम आफ्टर डेसिमल है, एक सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मिनिमम आफ्टर डेसिमल वही जाएगा क्या, वही जाएगा आउटपुट में। नंबर्स की गिनती यहां नहीं होती है कि इसके पास 4 थे, इसके पास 4 था, इसके पास 3 था। आउटपुट के पास कोई गिनती करेगा तो आउटपुट के पास कुल 4 है, बट उससे कोई लेना देना नहीं है। बट लेना देना इस बात से है कि आफ्टर डेसिमल इसके पास 3 थे, इसके पास 2 थे, इसके पास 2 थे, सबसे कम वाले 2 वाले हैं, तो यहां भी आफ्टर डेसिमल 2 को छोड़ना है। तो यह नियम किसका था, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यहां से आने का संभावना कम है, जैसे आपको एरर में बोला गया था। आने का संभावना कहां से ज्यादा होता है, तो आने का संभावना होता है ज्यादा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन से। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एडिशन, सॉरी एडिशन तो हो गया, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल है बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। यहां पे क्या करना है कि आउटपुट हैज द सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू द नंबर ऑफ input with minimum number of significant figures। यहां पे ज्यादा नहीं सोचना है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि if the side of a square is 1.1 centimeter, then the area of this square with proper significant digits। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है कि प्रॉपर सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ ये बताइए। तो पहला बोला जा रहा है कि 1.21 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके बराबर इसका होना चाहिए। दूसरा बोला जा रहा है कि 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। तीसरा बोला जा रहा है 1.20 cm स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। सबसे लास्ट बोला जा रहा है 1.3 cm स्क्वायर इसके बराबर होना चाहिए। बताइए कौन सा हो रहा है इसमें से। तो यहां पे कुछ नहीं सोचना है। अगर मान लो हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं, अगर हम लोग स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो अगर ए का वैल्यू हम लोगों को 1.1 दिया है तो एरिया इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां पे तो स्पेशल केस है जहां पे दोनों ही इनपुट इक्वल है। अभी कुछ ऐसे केसेस करेंगे जहां पे दोनों इनपुट अलग अलग हो। तो यहां पे दोनों ही इनपुट अगर इक्वल है
तो 1.1 इंटू 1.1 कि दोनों वही इनपुट है, तो दोनों ही इनपुट के पास दो सिग्निफिकेंट फिगर है। हम लोग जानते हैं 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करें तो 1.21 cm स्क्वायर आएगा। हर केस में यही यूज करेंगे, बाकी सभी चैप्टर्स में इनका वैल्यू यही होता है। लेकिन अगर बात सिग्निफिकेंट फिगर्स की जाए तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट जो है इनपुट में, मिनिमम सिग्निफिकेंट इनपुट में कितना है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट जो इनपुट में है वो 2 के बराबर है। यहां पे डेसिमल ओसिमल नहीं देखना है, यहां पे कुल संख्या देखनी है कि यहां पे 2 ही सिग्निफिकेंट है, तो आउटपुट को क्या होना चाहिए, आउटपुट के पास केवल और केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए। तो यहां पे आउटपुट क्या है, a के बराबर, तो 1.21। अब काटने की बारी आई है, तो काटने का रूल क्यों बदलेगा, काटने का रूल पहले जो था, काटने का रूल वही आज भी रहेगा। तो काटने का रूल देखिए क्या होगा, कौन कट रहा है, 2 ही होना चाहिए। अभी तो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, तो 2 ही रहना चाहिए, तो 1 को काटना है, तो 1 को काटना है, तो देखिए 1 कटेगा तो लेस देन 5 है, प्रीवियस को कुछ नहीं देगा, 1.2 के बराबर। तो अब टू करेक्ट क्या सिग्निफिकेंट डिजिट कि इनपुट में मिनिमम अगर 2 है तो आउटपुट में भी क्या होना चाहिए, इसके बराबर ही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन में देखिए कि इफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर इज V equal to 6.400 volt, then the current in the circuit is I equal to 3.2 ampere, then the value of resistance with correct significant figures, चलिए यहां पे भी एक बढ़ा दीजिए, थोड़ा लगना चाहिए, फिगर इज कि यहां पे वैल्यू ऑफ करंट जो है वो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ क्या है, तो पहला बोला जा रहा है कि 2 ओम के बराबर है, जो भी रेजिस्टेंस का यूनिट है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 2 ओम के बराबर है। दूसरा बोला जा रहा है 2.0 ओम के बराबर है। तीसरा बोला जा रहा है कि जो वैल्यू है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो यहां पे बोला जा रहा है वैल्यू 2.00 ओम के बराबर है। सबसे लास्ट में बोला जा रहा है 2.000 ओम के बराबर है। तो बताइए कौन सा इसमें से सही लग रहा है। तो सबसे पहले देखिए, जहां कहीं भी हम लोग जानते हैं कि ये बात तो बहुत ही फंडामेंटल बात है कि ये आपसे पूछ नहीं रहा है, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है कि V इक्वल टू आई आर होता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम लोग को R निकालना है तो V बाई आई करना पड़ेगा। तो V बाई आई अगर हम लोग यहां पे करते हैं तो 6.400 डिवाइडेड बाई 3.2, उसके बाद क्या है, एक और जीरो है, 3.20 है। डेसिमल के बाद जीरो बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका जो रेशियो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। देखो 2 कभी भी आंसर नहीं हो सकता, तो 2 के बाद जीरो अगर ऐसे तो डाल नहीं सकते, तो 2 के बाद आपके पास ऑप्शन है कि जितना मान लो अगर डिवीजन करने के लिए आपने यहां पे जीरो रख ही दिया तो ऐसा ऐसा आएगा, 3 डिजिट तक ऐसा आपने लिखा। अब यहां पे देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 6.400 के पास अगर कोई बोले कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये 4 वाला है। 3.20 के पास कोई बोले कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके पास कुल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है कि आफ्टर डेसिमल जीरो का गिनती हुआ 2 नॉन जीरो है। तो यहां से हम लोग जानते हैं
कि जो मिनिमम है किस में, जो मिनिमम है इनपुट में, वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो आउटपुट में भी कितना रखना पड़ेगा, तो आउटपुट में भी 3 के बराबर रखना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए 2.00 ये आपका आंसर होना चाहिए कि कितना, 2 ही तो रखना है। कि यहां पे क्या बोला गया कि आउटपुट के बाद, कि आउटपुट के पास 3 ही रखना है। तो 2 तो गिनती में है ही, आफ्टर डेसिमल का 0 तो गिनती होगा ही। तो यहां पे देखिए रेजिस्टेंस का सही वैल्यू विथ प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो यही बात आपसे बोला जा रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल ये बोलता है कि उसी को गिनती करना है जो इनपुट में सबसे कम होगा, वही आउटपुट को मिलना है। तो ये हम लोगों का क्या था, सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का पहले तो अपना चारों रूल, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल, फिर आपका सबसे लास्ट में क्या, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल। इसी के साथ हम लोगों का सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है कंप्लीट। देखिए यहां से अब हम लोग अगर आगे बढ़े तो ये हम लोगों का चैप्टर 1 था। देखिए अगर लास्ट में टाइम बचेगा तो आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितना भी है, प्रैक्टिकल फिजिक्स अब अलग से ही चैप्टर बना दिया है लास्ट में, जो नया सिलेबस आया है नीट का उसके हिसाब से। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा दिया जाएगा। अगर लास्ट में हम लोग देखते हैं कैसे टाइम ये करता है। बाकी अब हम लोग आगे का पोर्शन को कंटिन्यूसली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हम लोगों का टॉपिक आता है वो है काइनेमेटिक्स। देखो काइनेमेटिक्स जो है वो बड़ा टॉपिक है, बट ये सब जो चैप्टर है, यूनिट डायमेंशन को भी मैं गिनती में नहीं रखता हूं। यूनिट डायमेंशन तो सभी जगह पढ़ते हैं हम लोग, सभी चैप्टर्स में जब क्वांटिटी पढ़ेंगे। फंडामेंटल थोड़ा देख लिया है। काइनेमेटिक्स जिसमें आपका 1D 2D और तीसरा इसका एक और टॉपिक मान लीजिए रिलेटिव मोशन, ठीक है। उसके बाद आपका इसी में एक और टॉपिक 2D प्लस वेक्टर, इसी में पढ़ना है हम लोगों को। ये हो गया। दूसरा हो गया आपका NLM प्लस फ्रिक्शन, ये हो गया। और तीसरा हो गया वर्क पावर एनर्जी। अगर किसी स्टूडेंट को फिजिक्स में ये तीनों चैप्टर क्लियर हो गया, उसका बाकी सब चैप्टर दौड़ेगा। इस तीनों चैप्टर में ऐसा फिजिक्स का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का स्टैंडर्ड बुक आता है HC वर्मा, तो लोग पूछते हैं कि नीट वालों को भी HC वर्मा पढ़ना चाहिए। जेई मेंस में भी उतना नहीं, एडवांस में रिक्वायर होता है HC वर्मा। तो लोग कहते हैं आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, ये 3 चैप्टर जरूर HC वर्मा से पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट बनेगा फोर्स के बारे में, मोशन के बारे में, फिजिक्स में वैसे भी बोला जाता है कि फिजिक्स में जो है थ्रो आउट स्टडी हम लोग 2 ही चीज का कर रहे हैं, एक मोशन का कर रहे हैं और एक रेस्ट का कर रहे हैं। जो मोशन में है या तो उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, या तो किसी को रेस्ट में लाने के लिए। रेस्ट में जरूरी नहीं है मोशन ही इंपॉर्टेंट है, रेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये घर रेस्ट पे रहे, इसीलिए तो इस बिल्डिंग का डिजाइन किया गया है। अगर प्रॉपरली डिजाइन नहीं होगा तो रेस्ट के रहने के बजाय सब मोशन कर जाएगा, तो वो भी तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मोशन तो इंपॉर्टेंट है ही, रेस्ट में रखना भी इंपॉर्टेंट है। मोशन और रेस्ट को ही हम लोग ऐसे बोलते हैं। देखिए यहां पे मोशन का बहुत सिंपल मतलब है चेंज इन पोजीशन, कि पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोशन। और रेस्ट का मतलब होता है, ये भी बात बहुत आसानी से जानते हैं, नो चेंज इन पोजीशन, कि इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट है। अब देखिए पोजीशन का मतलब क्या है, बॉडी का लोकेशन या फिर बॉडी का कोऑर्डिनेट, जो भी हम लोग बोले। तो बॉडी का अगर लोकेशन या कोऑर्डिनेट है तो ये सब फंडामेंटल बातें हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि बॉडी अगर वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रही है, चाहे स्ट्रेट लाइन में नहीं, अभी मान रहे पूरा का पूरा प्लेन में ही, कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जा रही है, तो बहुत सारा रास्ता पॉसिबल है कि कोई ऐसे चला जाए, फिर एक और रास्ता पॉसिबल है कि कोई ऐसे चला जाए। तो ऐसे लाखों हजारों रास्ते पॉसिबल है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पहला होता है डिस्टेंस। कि डिस्टेंस को एक बात से मतलब होता है कि आप किस रास्ते से गए हैं, तो डिस्टेंस का मतलब होता है क्या,
कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, कि जो सच में रास्ता था उसके लंबाई को हम लोग, एक्चुअल पाथ के लेंथ को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, कि सभी रास्ते के लिए डिस्टेंस जो है वो पाथ का एक्चुअल लेंथ है। अब देखो, एक टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किसी चीज से मतलब नहीं होता है, आप किस रास्ते से गए हैं उससे डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट को बस इस बात से मतलब होता है, स्टार्ट कहां से किए हो 1 से, पहुंच कहां पे गए, पहुंच गए 2 पे। तो डिस्प्लेसमेंट को बस इस बात से मतलब है कि 1 और 2 के बीच में जो ये वाला ये है दूरी है, जो स्ट्रेट लाइन दूरी है, इसी को बोला गया क्या, इसी को बोला गया डिस्प्लेसमेंट। कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, तो वो है लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ। कि ये सब हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन पाथ जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जब कोई सड़क पे जा रहा होता है तो लोग सजेस्ट करते हैं सीधा चलो, क्योंकि ये सबसे छोटा पाथ है। तो मान लीजिए अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, तो आपके पास हजारों रास्ते हो सकते हैं, कि आपके पास बहुत सारा रास्ता था, लेकिन उनमें से सभी रास्ते के लिए अगर आप ये देखें, अगर बात की जाए किसकी, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है पाथ पे, डिपेंड्स ऑन पाथ। कि आपने कौन सा रास्ता लिया उस पे डिस्टेंस डिपेंड करता है, उसकी लंबाई गाड़ी जितनी चली। डिस्प्लेसमेंट जो है वो पाथ से एकदम मुक्त है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है बस एक बात पे, डिपेंड्स ऑन एंड पॉइंट्स ओनली। की जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एंड पॉइंट्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, ये सब सिंपल अरेंजमेंट है, ऑलरेडी आप जानते होंगे। मान लीजिए ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। कोई आदमी ऐसे गया है, तो अगर ऐसे गया है तो गाड़ी कितना चला, कोई पूछे भाई डिस्टेंस कितना है, तो 4 + 3 गाड़ी तो 7 मीटर चला है। लेकिन अगर कोई डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट को अन्य किसी चीज से मतलब नहीं है। पॉइंट 1 से स्टार्ट किए, पॉइंट 2 पे पहुंच गए, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना के बराबर आ जाएगा, 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 5 मीटर के बराबर। ऐसे सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई आदमी चला है, ये इस तरीके से गया, यहां से 10 मीटर ऐसे गया, 10 मीटर ऐसे गया, 10 मीटर ऐसे गया, पॉइंट 1 से शुरू करके 2 पे पहुंच गया। अगर कोई बोलेगा भाई डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस देखिए किसके बराबर, तो डिस्टेंस हो गया 30 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कोई बोलेगा तो डिस्प्लेसमेंट को अन्य किसी चीज से मतलब नहीं है, कहां से शुरू कर रहे हो, कहां से खत्म कर रहे हो, उनके बीच का दूरी डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए यहां पे आप डाटा में भी देख रहे हो, अगर हमने बोला कि 2 पॉइंट के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, तो कहने का मतलब ये है कि अन्य कोई सा भी जो पाथ होगा तो डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा या बराबर ही होगा। कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। और एक स्पेशल केस क्या हुआ कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब आप कौन सा रास्ता पे चले, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले। कि 2 पॉइंट के बीच में बहुत सारा रास्ता है, अगर आप इसी रास्ते से चलोगे तभी आपका डिस्टेंस, और जो दूसरे वाले के लिए दिखा रहे थे कि तभी आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। कि ये देखिए जब आप इसी रास्ते पे चलते हो। बाकी अगर मान लो कोई अन्य रास्ता लिया तो ये बात तो तय है
कि आप घूम के जा रहे हो, डिस्टेंस इस कर्व की लंबाई ज्यादा होगी, डिस्प्लेसमेंट को तो रास्ते से मतलब ही नहीं है, शुरू को अंत से मिला लीजिए। तो दोनों बराबर तभी होंगे जब आप सीधा सीधा चलोगे, इसीलिए तो लोग सजेस्ट करते हैं सीधा सीधा चलिए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। अगर मान लीजिए आप एक राउंड ट्रिप करते हैं, लास्ट बात कि अगर आप एक राउंड ट्रिप करते हैं तो राउंड ट्रिप करने के बाद क्या होगा, जहां से शुरू किए अगर वहीं पे पहुंच गए तो इनिशियल और फाइनल सेम हो गया। तो राउंड ट्रिप के लिए क्या होगा, राउंड ट्रिप के लिए डिस्टेंस तो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होना चाहिए, तो राउंड ट्रिप के लिए डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए कि फाइनल और इनिशियल सेम हो गया, यहां से शुरू किए यहां पे गए और फिर यहां पे पहुंच गए। तो क्या बोला गया, स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, वही इनिशियल है वही फाइनल है, इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पे कोई स्ट्रेट लाइन होता है क्या, होता है जिसका लेंथ 0 के बराबर होता है, मतलब वो ना के बराबर है। तो यहां पे देखिए अगर राउंड ट्रिप होगा तो डिस्टेंस तो होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये दो बात हम लोगों का आया कि किसी जर्नी को कवर करने में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा। अब हम लोगों का जो मोशन है वो बहुत तरीके का हो सकता है, तो जो पहला सिंपलेस्ट मोशन हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स का पार्ट 1 में, तो उसको बोला जाता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में तो अभी हमने कंडीशन लगा दी है कि जो कोई भी चल रहा है एक लाइन के अलोंग ही चल रहा है। मान लीजिए कोई भी आदमी इसी लाइन पे चल रहा है, मोस्ट लाइकली उसको हम लोग एक्स एक्सिस मान के चलेंगे। अब देखो दुनिया में जितना भी बॉडी चल रहा है उसको हम लोगों को क्या होता है, जितना भी बॉडी चल रहा है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि कोई तेजी से चल रहा है कोई स्लो चल रहा है, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है स्पीड। स्पीड का मतलब हुआ कौन स्लो कौन फास्ट है, बेसिक बात है। तो अभी हम बेसिक डेफिनेशन दे रहे हैं, कैलकुलस वाला डेफिनेशन पार्ट 2 में, जब इसी का पार्ट 2 में 1 क्लास 2 क्लास के बाद आएगा तो कैलकुलस वाला डेफिनेशन देंगे। अभी बेसिक डेफिनेशन क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, कि द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, कि डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम को हम लोग स्पीड बोल दिए और स्पीड को अच्छा से डिफाइन कर दिए कि स्पीड इक्वल टू क्या होना चाहिए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इसके बराबर स्पीड का वैल्यू होना चाहिए। अब यहां पे देखिए इसका यूनिट अगर देखेंगे तो जानते ही है मीटर पर सेकेंड आया है, तो इसके वैल्यू से ही समझना है। देखो अगर किसी बॉडी का स्पीड बोला जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड है, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये बॉडी ट्रेवल्स 5 मीटर इन ईच सेकेंड, यही तो इसका कहने का मतलब हुआ। जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन बहुत काम का हो जाएगा, अभी बहुत ही बेसिक लग रहा होगा कि ट्रेवल्स 5 मीटर इन ईच सेकेंड, ये इसका मतलब हुआ। अन्य कोई यूनिट हो सकता है कि मान लीजिए किसी का यूनिट दे दिया 15 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हुआ इसका मतलब ट्रेवल्स 15 किलोमीटर इन 1 आवर, कि 1 आवर में ये 15 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, ऐसा बात बोला गया है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, इसका यूनिट का मतलब। ये वाला बात आप जानते ही होंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड ऐसा होता है। मान लीजिए किसी को बदलना है, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन ऐसा यूनिट में होगा, और अपने पास जो गाड़ी में रीडर लगा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं स्पीडोमीटर, तो स्पीडोमीटर जो लगा हुआ है वो तो जिंदगी भर किलोमीटर पर आवर में देगा, हमको कैलकुलेशन में मीटर पर सेकंड में जरूरत पड़ेगा। तो ये कन्वर्जन बहुत ही आसान है, ये पहले भी पढ़े होंगे, 1000 किलोमीटर 3600 सेकंड, तो 36 इंटू 5/18, तो ये बार बार जरूरत पड़ेगा, इसीलिए लिख दिया जा रहा है कि ये 10 मीटर पर सेकंड ऐसा हुआ। तो ये कन्वर्जन का फैक्टर हुआ। स्पीड का बेसिक फंडामेंटल मतलब ये हुआ कि कितना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कवर कर रहा है। कोई कार का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 आवर चलने दिया जाए
तो वो कार 50 किलोमीटर दूर चला जाएगा। किसी बॉल का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड में वो बॉल 20 मीटर से भाग जाएगा। ये इसका कहने का मतलब हुआ। अगला बात जो समझना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कैलकुलस डेफिनेशन में इसी का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा कि एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो स्टार्ट हो गया अभी, क्या आईपीएल स्टार्ट हो गया? कल से चल रहा है ना आईपीएल। तो देखिए आईपीएल जो क्रिकेट मैच होता है उसमें एक होता है जिसको रन रेट बोलते हैं, आजकल रन पर ओवर बोला जाने लगा है, आरपीओ। मान लीजिए मेरे पास 5 ओवर्स का डाटा है, मेरे पास 5 ओवर्स का डाटा है। पहला ओवर में 10 रन बना, दूसरा ओवर में मान लीजिए 12 रन बना, तीसरा ओवर में मान लीजिए 14 रन बने कुल, फिर अगला ओवर में बोल रहा है चौथा ओवर में 9 रन बने और सबसे लास्ट ओवर में फिर से 15 रन ऐसे बन गए। तो अगर हमसे कोई आके पूछे कि भाई हर ओवर में कितना रन बन रहा है, तो रन पर ओवर अगर मुझे बताना होगा तो हम ऊपर में जोड़ देंगे टोटल रन कितना बना, नीचे में जोड़ देंगे टोटल ओवर्स कितना हुआ। तो टोटल रन बाई टोटल ओवर्स जो होगा यहां पे अगर आप देखेंगे तो उसका वैल्यू जो भी करके कैलकुलेट करके लाइए तो 12 रन पर ओवर इसके बराबर ऐसा हो। यहां पे ये डाटा आपको मिला, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए एक गाड़ी है जो सिलीगुड़ी से चलना शुरू किया है और वो पहुंच गया कहां? वो पहुंच गया कोलकाता, ठीक है। कोलकाता तक जाने में माना मैंने उसको कि यहां से ये जो डिस्टेंस है वो करीब 1000 किलोमीटर के बराबर है और इसको कवर करने में उसको 10 आवर लगा, उस ट्रेन को या जो भी चीज जा रहा था। तो यहां से कोई हमसे स्पीड पूछेगा तो स्पीड का मतलब आप क्या लिख दोगे कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो यहां से आ गया 100 किलोमीटर पर आवर, ये इसके बराबर। अब देखो यहां पे क्या है कि ऐसा कोई गाड़ी हो सकता है जो हम लोगों का चला दे, क्या जो हम लोगों को कांस्टेंट 1000 किलोमीटर तक एक ही स्पीड था 100 किलोमीटर पर आवर। ऐसा नहीं ना हो सकता है, ऐसा गाड़ी हो ही नहीं सकता है। तो ये जो आप वैल्यू बता रहे हो ये आप एवरेज स्पीड बता रहे हो सकता है उसका गाड़ी कभी 50 किलोमीटर पर आवर पे भी चला हो सकता है उसका गाड़ी करीब 150 किलोमीटर पर आवर भी चला हो। तो ये वैल्यू जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। इस 10 घंटा के बाद कोई बोले 4.5 घंटा के बाद का स्पीड बताइए तो वो हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे यहां पे जो डाटा है तो ये बता रहा है कि 12 रन पर ओवर बने हैं, हर ओवर में 12 रन बने हैं। ये कोई नहीं बोल सकता कोई ऐसा भी ओवर था जिसमें 2 रन कम बने, तो कोई ऐसा भी ओवर था जिसमें 2 रन ज्यादा बने। तो ये क्या बता रहा है रन पर ओवर? ये बता रहा है एवरेज रन पर ओवर, कि ये एवरेज है किसी हर ओवर में कितना का बना। इंस्टेंटेनियस कोई पूछेगा 4th ओवर में बताइए, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है क्षण, उस पल पे क्या है। मान लीजिए 10 सेकंड के लिए कोई कार जर्नी किया है तो कोई पूछ रहा है 5वां सेकंड में बताइए स्पीड क्या है, 8वां सेकंड में बताइए स्पीड क्या है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एवरेज का मतलब हुआ क्या? एवरेज का मतलब हुआ हमेशा फॉर कंप्लीट साइकिल, कि 5 ओवर का कंप्लीट साइकिल, 1000 किलोमीटर का कंप्लीट जर्नी, 10 सेकंड का कंप्लीट जर्नी, तब हम लोग एवरेज रिपोर्ट करते हैं। और कोई पर्टिकुलर टाइम का बात किया जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोलते हैं। तो यही से हम लोगों को डिफाइन करना है क्या? यही से हम लोगों को डिफाइन करना है पहला चीज एवरेज स्पीड को। पहला जो क्वेश्चन आप काइनेमेटिक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रिपीटेडली 1 क्वेश्चन आ रहा है एवरेज स्पीड से, कुछ नहीं करना है। एवरेज स्पीड का बस एक बात याद रखना है, जर्नी तोड़ तोड़ के देगा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए ऊपर में जोड़ दीजिएगा टोटल डिस्टेंस और नीचे में जोड़ दीजिएगा टोटल टाइम, ये आपको एवरेज स्पीड बता देगा। यहां पे देखिए जैसे स्पीड के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा कि v इक्वल टू डी बाई एस, तो 2-4 फॉर्मूला ऐसे ही बन जाता है। कभी d का जरूरत पड़ेगा
तो स्पीड इंटू डी बाई एस लिख दिया, डी बाई टी होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहां पे कभी जरूरत पड़ जाए कि डिस्टेंस का, तो भाई v इंटू टी लिख देंगे। कभी जरूरत पड़ जाए टाइम का, तो डी बाई भी लिख देंगे, v इक्वल टू डी बाई टी। तो है ही, फिजिक्स में होता भी है, एक फॉर्मूला अवेलेबल है, तो 5 फॉर्मूला ऐसे ही हो जाता है। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान, और दूसरा क्वेश्चन वो लिखने वाले हैं जो अब तक बार बार आया है। तो पहला क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि इफ अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 300 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 360 किलोमीटर विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो ये वाला प्रॉब्लम जो है बहुत जूनियर क्लासेस से आप देखते आए होंगे, ये बस एक मॉडल प्रॉब्लम है। इसके बाद असली प्रॉब्लम जो लास्ट प्रॉब्लम करेंगे वो देखिए। यहां पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब भी कभी इस तरीके का जर्नी हो, और वैसे तो थ्रो आउट मैकेनिक्स एक सिद्धांत होता है कि जो कुछ भी दिया हो कम से कम मैकेनिक्स में उसको फिगर से दर्शाया जाना चाहिए। तो देखिए यहां पे पार्ट 1 ऑफ द जर्नी है, तो पार्ट 1 ऑफ द जर्नी में बोला रहा है, जा रहा है कि 300 किलोमीटर चल लिया है, कितना का स्पीड से, तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 300 किलोमीटर ये कार चला। पार्ट 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो पार्ट 2 में बोला जा रहा है जो डिस्टेंस चला है वो 360 किलोमीटर ये कार और चला है, और इस बार जो आपका वेलोसिटी था या स्पीड था इस बार के लिए वो किसके बराबर था, 60 किलोमीटर पर आवर इसके बराबर। हमको बोला है कि जर्नी में बताइए एवरेज स्पीड क्या था, तो एवरेज स्पीड के लिए ऊपर में हम लोग जानते हैं कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्टेंस देना है, और नीचे में क्या करना है, नीचे में टोटल टाइम ऐसे देना है। टोटल डिस्टेंस हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, पहला पार्ट में कितना, दूसरा पार्ट में कितना। टोटल टाइम लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो T1 प्लस T2 ऐसा करना पड़ेगा। अब यहां पे देखिए D तो पता है, दिक्कत किसका है, तो T का दिक्कत है। तो T का अगर मान लीजिए यहां पे दिक्कत है तो यूनिटरी मेथड से सोच सकते हो, 50 किलोमीटर 1 आवर में, तो 300 किलोमीटर के लिए 6 आवर चाहिए। 60 किलोमीटर 1 आवर में, तो यहां से यूनिटरी मेथड से निकालिए, जो बोला गया अगर एक फॉर्मूला है तो बाकी सभी जो है ऑटोमेटिकली। तो T1 इक्वल टू D1 बाई V1, देखिए ये 6 आवर्स आ रहा है। T2 इक्वल टू D2 बाई V2, ये भी 6 आवर्स आ रहा है। दोनों को जोड़ दीजिए, 300 प्लस 360 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6, यहां पे देखिए कितना का बराबर आ रहा है, तो 300 प्लस 360 660 के बराबर हुआ, डिवाइडेड बाई 12, जोड़ के देखिए कितना के बराबर आ जा रहा है। उसका वैल्यू को यहाँ क्या कीजिए, पुट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा आंसर आएगा उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं क्या होना चाहिए वैल्यू एवरेज स्पीड का। हमेशा किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं है। नीट में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है और विथ वैल्यू भी पूछा गया है और कांस्टेंट के साथ भी पूछा गया है, क्या बोला जा रहा है कि इफ अ कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ स्पीड v1 and other half with speed v2, then the एवरेज स्पीड। बहुत बार इसी क्वेश्चन को डाटा के साथ दिया गया है, बहुत बार यह बोला गया है कि 3/4 v1 से और लास्ट 1/4 v2 से, बहुत बार यह बोला गया है v1 से आया है v2 से। सभी क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक ही है। देखिए अगर मैं मानूं कि
टोटल लेंथ को आप d मानिए या फिर l मानिए, जो भी मानना है मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टोटल जर्नी का साइज d है तो पार्ट 1 में कितना चला, जैसे मान लो अगर बोले आधा आधा तो बहुत आसान है, d/2 चला, और पाथ 2 पार्ट में कितना चला तो वहां भी d/2 चला। यहां पे वेलोसिटी v1 इक्वल टू v1 के बराबर ही है और v2 इक्वल टू यहां पे स्पीड v2 के बराबर ही है। यहां पे कोई पूछेगा टाइम t1 क्या लगा, तो भाई आज डिस्टेंस कितना, आज v1 कितना, यहां से देखिए यहां से आपका हो जाएगा d/2 v1। यहां पे सिमिलरली तो यहां पे बोलेंगे आज डिस्टेंस कितना और आज वेलोसिटी या स्पीड कितना, उसके आधार पे आप d2/v2 करके t2 निकाल सकते हैं। तो d/2 v2 इसके बराबर ये आया। अब हम लोगों को फाइनल क्या करना है, अब हम लोगों को फाइनली बताना है कि एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या होगा। तो ऊपर में टोटल d, नीचे में क्या टोटल t, कितना होना चाहिए। ऊपर में अगर टोटल d तो एक बार में d लिखो, या वही बात है d/2, नीचे में देखिए d/2 v1 d/2 v2। इसको नीचे वाले को अगर अलग से सॉल्व कर ले, d और d देखिए यहां पे सबसे पहले कट गया, d/2 d के बराबर कॉमन लेके d कट गया, ऊपर में केवल 2 जाएगा, यहां से 1/v1 प्लस 1/v2, v1 v2 एलसीएम बनेगा तो ऊपर जाके 2v1 v2, नीचे में क्या हो जाएगा v1 प्लस v2। ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। जो हमने बोला है वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बोलो कोई बोला गया किससे, v1 से और आ गया v2 से, तो गया v1 से आ गया v2 से, जाने वक्त l मानो आते वक्त l मानो। यहां का टाइम t1 क्या हो जाएगा l/v1, यहां का टाइम t2 क्या हो जाएगा l/v2, जोड़ के निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए किसी ने ये बोल दिया कि जो आपका जर्नी को बराबर बराबर नहीं किया, बराबर बराबर मान लो नहीं किया, तो बराबर बराबर नहीं करने से क्या बोला कि 3/4 जो है तो d1 इक्वल टू 3/4 है तो 3/4d, v1 इक्वल टू v1 के बराबर, d2 इक्वल टू लास्ट 1/4 तो d/4, v2 इक्वल टू किसके बराबर v2 के बराबर। यहां पे t1 का वैल्यू निकालिएगा तो यहां पे अपने हिसाब से d/v लिखिएगा तो ये आ जाएगा 3d/4 v1, यहां पे t2 आ जाएगा d/4 v2, टोटल d कर दीजिए। तो ब्रेक करके हो तो भी आसान। एक बार प्रॉब्लम में क्या किया था, नीट में बोल दिया था कि आधा जर्नी v से किया है और आधा जर्नी 2v से किया है, तो उसमें क्या रखा है v1 इक्वल टू v है और v2 इक्वल टू 2v है, तो वो काम तो और आसान हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, हाँ वो उससे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैंने कहा कि आप d लीजिए 2l लीजिए, बाद में 2 टुकड़ा में कर देना है, बस ये बात है। 2l लेने से भी हो जाएगा काम ऐसे ही। अगर ये एक बार इनपुट में मैं बोल रहा था, एक बार इनपुट में बोला कि आधा डिस्टेंस v से आधा 2v से, तो वो तो और आसान हुआ। v1 का वैल्यू v बोला है, v2 का वैल्यू 2v, सब जगह लिखते चले जाओ, ये v है ये 2v है, या फिर कोशिश कीजिए ये फॉर्मूला को याद रखने का। ये फॉर्मूला के आधार पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कि एवरेज स्पीड आधा आधा हो, तो इसमें सीधे पुट करके भी निकाल सकते हैं। तो जो सा भी तरीका अपनाना हो, इसको हम लोग एवरेज स्पीड से एक क्वेश्चन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है आने का नीट में कि पहला क्वेश्चन जो काइनेमेटिक्स से उठ सकता है वो एवरेज स्पीड ही है। तो इससे आगे मोशन को कंटिन्यू रखा जाएगा। चलिए आज इतना पे ही इसको